Hello to all our community members. Welcome to Mission IAS PCS. We were discussing about the Indian society topic और अब तक हम लोगों ने 11 टॉपिक कंप्लीट कर लिए है। अब आपका इजी टॉपिक है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला टॉपिक बचा नहीं है, तो एक्चुअली हम इसे भी कंप्लीट कर देंगे कुछ दिनों में। ठीक है, तो बस आपको पेशेंस रखना है। देयर वाई वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका सीरीज चलेगा, आई थिंक या गवर्नेंस हो सकता है या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो सकता है, तो उस एंगल से हम देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो अभी 10 से 15 दिन है, इसमें आपको वीडियो डिले हो सकती है, बिकॉज अभी फेस्टिवल का समय है ना, आपको ये पता है, दिवाली है, छठ पर्व है, तो ऐसे में हो सकता है आपको वीडियो आने में देरी हो। लेकिन ये इंश्योर किया जाएगा कि आपको वीडियो फ्रिक्वेंट टाइम पीरियड में आपको मिले। ठीक है, तो आपको बस पेशेंस रखनी है। और अब तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, एथिक्स के पूरे वीडियोज कंप्लीट किए हैं, सोसाइटी का वीडियोज आपका कंप्लीट होने वाला है, एंड अब जो बचा है कुछ गवर्नेंस का वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, हेल्थ सोशल पर्सपेक्टिव। देखो, हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक बड़ी इश्यू है ही इंडिया में, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की इश्यू है, साथ ही साथ डॉक्टर पेशेंट रेशियो, हॉस्पिटल बेड्स। ठीक है, और जो आपका क्वालिटी केयर है, ये सब के कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर हमें देखना है। और क्या, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कुछ डाटा फैक्ट को देखेंगे, संवैधानिक प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द हेल्थ, जुडिशरी ने क्या कहा है हेल्थ के बारे में, उसके बाद सोशल चैलेंजेस क्या है हेल्थ सेक्टर में, उसके बाद हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बिकॉज इंडिया में मेंटल हेल्थ के बारे में उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आजकल का ट्रेंड दिख रहा है कि किस प्रकार से मेंटल हेल्थ एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है, स्पेशली अमंग द यूथ्स, और ऐसे में क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए और किस प्रकार से मेंटल हेल्थ को इंश्योर किया जाना चाहिए, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो मेंटल हेल्थ होती है, देखो यहाँ पर मैं आपको साइडलाइन से कुछ बातें बताता हूँ बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, कि जो मेंटल हेल्थ होती है ना, उसका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये एक आपका इमेजिनेशन है जो आपको फियर क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर, और उसके बाद आप देखोगे कि आपको कुछ अच्छाइयाँ दिखेगी नहीं। तो बेसिकली the best method to deal with the mental issues is to make sure identify yourself कि ये जो आपका रियल प्रॉब्लम है ही नहीं, दिस इज ए मेंटल प्रॉब्लम, और इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है ही नहीं। बिकॉज जब तक आप इससे समझ नहीं जाते तब तक आप इसको हैंडल करने में दिक्कत महसूस करोगे। तभी तो आप देखते हो बहुत सारे आपके मेंटल इश्यूज कंसर्न्स आए होंगे, लेकिन वो हट गए कि नहीं घट गए। ठीक है, और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जितने भी आपके मेंटल इश्यूज आए हैं वो एक प्रकार से आपका फियर है, डर है। और वो डर कैसे निकलेगा, जब आप वेल अवेयर हो जाते हो किसी भी चीज से। डर का निकलने का एक ही रास्ता होता है, जब आप वेल अवेयर हो जाते हो, ठीक है, किसी भी इश्यू को लेकर। ठीक है, जैसे यूपीएससी में जब आपने आया होगा तो आपको शुरुआत में तो चलो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा फियर लगता होगा कि कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन धीरे धीरे आप देखो वेल एक्सपर्ट हो गए, आराम से आप जो है पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, और आंसर राइटिंग कर सकते हो, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो मेंटल कॉन्स्टेंट है ना, उससे हमें निपटना है, और वो निपटा जाएगा जब आप वेल अवेयर होते हो अपने इश्यू के प्रति। एंड यू मस्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि द इश्यू विच gets created into the mind, it is actually imagination, and उस हिसाब से आपको आगे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वहां पर हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर, जो आपका कोविड-19 में भी देखने को मिला था, एंड इसको हम एलोबरेट तरीके से देखेंगे। ऑल्सो वी विल लुक एट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स इन इंडिया, वे फॉरवर्ड क्या होगा, लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑन पेशेंट राइट्स, उसके बाद सिटीजन चार्टर, एंड देन वी विल मूव टू द रोल ऑफ रूरल हेल्थ केयर सिस्टम इन टैकलिंग पेंडेमिक। तो पेंडेमिक तो वैसे अब आपका उतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लेकिन ओवरऑल हम रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बोलेंगे। और आपको भी पता है, अगर रूरल हेल्थ केयर सिस्टम हमारा स्ट्रेंथन रहता तो कहीं ना कहीं जो आपका हेल्थ रिलेटेड
कोई भी अगर बर्डन होता है या फिर डिजीज होता है, ठीक है, तो आप देखते होगे कि उसको शिफ्ट किया कर दिया जाता है टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में, ठीक है, या फिर कैपिटल्स में। तो ये क्यों शिफ्ट होता है, क्यों रेफरिंग पॉलिसी अपनाई जाती है? बिकॉज कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तभी तो जो आपका रेफरिंग वाली जो चलती रहती है वो आपका कम हो सकेगा। नहीं तो जहां पर रेफर किया जाता है वहां के भी तो बर्डन बढ़ेंगे ना, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद आप देख सकते हो ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया एंड उससे रिलेटेड जो हेल्थ केयर है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ट्राइबल्स के क्या है, रीजंस फॉर पुअर हेल्थ अमंग द ट्राइबल्स, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हम 15 फाइनेंस कमीशन के कुछ जिन्होंने बातें कही है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा था शिफ्टिंग हेल्थ टू द कंकरेंट लिस्ट, अभी जो है आपका स्टेट लिस्ट में है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका आर्गुमेंट देखेंगे फेवर में एंड आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में, एंड जो अन्य सजेशंस एन के सिंह जो कि आपके 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं उन्होंने क्या दिया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज इशू, बट बिफोर दैट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड share with your friend circles as well as join the telegram channel, the link has been given into the description box, ठीक है। so let's start with the topic। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हेल्थ क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लेना जरूरी है। ऐसे तो आपका कोई एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाएगा सिंपल शब्द कि हेल्थ मतलब क्या, लेकिन आपने देखा होगा जनरली हेल्थ की बात करते हैं तो मतलब कोई बीमारी से लिंक करते हैं, शारीरिक बीमारी, ठीक है, जैसे कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो इन सब को हम हेल्थ से जोड़ते हैं। लेकिन क्या जो आपका हेल्थ है सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी से जुड़ा है? बिल्कुल नहीं। हेल्थ आपकी प्रॉपर तभी इंश्योर हो सकेगी जब आपका कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होता है, तो है ना। इट इज डज नॉट कि सिर्फ आपके पास डिजीज या कोई बीमारी नहीं है तो आप जो है हेल्दी हो। हेल्थ इज इंश्योर्ड बाय मेंटल वेलबींग एज वेल, सोशल वेलबींग एज वेल, ठीक है। अब सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर जो मेंटल ट्रॉमा क्रिएट होते हैं वल्नरेबल सेक्शंस के अंतर्गत, तो क्या वो उनके हेल्थ को प्रभावित नहीं करता? बिल्कुल करता है, ठीक है। उनके लाइफ स्टाइल चॉइसेस को प्रभावित करता है, उनके राइट्स को प्रभावित करता है, तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, ठीक है। तो ये सब बात है। और जब हम बात करते हैं इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपका पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलता है जो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उसको आपने भी देखा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल पर एक प्रकार से डिमार्केट किया गया है। प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, जो आपकी छोटे मोटे बीमारी सब होते हैं या फिर कुछ जांच करवाना हो, ब्लड प्रेशर ये सब, तो वो आपका प्राइमरी सेंटर पर हो जाती है ना। फिर टर्सरी जहाँ पर हाई लेवल ऑपरेशन सब देखने को मिलते हैं। और हमारे यहाँ आपको भी पता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्री के भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनके वेरियस हॉस्पिटल्स होते हैं। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, वो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस प्रकार से आपका प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम हमारा मौजूद है, और आपके हॉस्पिटल से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सब मौजूद है, ठीक है। ये सब तो आपको ही पता होगा, इसमें तो ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया। तो पहली बात तो ये याद रखना, ये सब डाटा जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेंस आंसर राइटिंग में। प्रीलिम्स में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये कि हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करती है हेल्थ पर, ये तो आपको भी पता है, मैंने एक बार और पढ़ाया था 1.6%। इतना कम एक्सपेंडिचर हेल्थ पर होता है, तो आप समझो कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके कंसर्न्स होंगे वो शॉर्ट आउट नहीं हो सकेंगे, बिकॉज इतने कम पैसे में कहाँ से बेटर क्वालिटी हॉस्पिटल्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आपका लेबोरेटरी ये सब स्थापित होंगी, ठीक है। साथ ही साथ इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है इतने कम पैसे में, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि डिस्पाइट द गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना, जो हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर जो भी मेडिकल सर्विसेज ऑफर करती है, फिर भी जो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर यानी कि हमारे जेब से खर्च किए गए पैसे,
समझ में आया? तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो लगभग आपका 60% के आसपास होता है। तो वही बोल रहा है इसमें कि जो आपका 2015-16 में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर वो 16.60 था, और वो आपका 2016 में 2% कम हुआ है, यानी कि 58.7%। बट आपको ये याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं 60% के आसपास है, जो कहीं ना कहीं बर्डन डालता है सिटीजन्स के ऊपर, ठीक है, खासकर वल्नरेबल सिटीजन्स के ऊपर जिनके पास पैसे नहीं होते, जो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर उनके पास बड़ी बड़ी बीमारियां अगर उनको धर लेती हैं तो आप समझो कि कैसे वो इलाज कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो पॉपुलेशन विद हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत ही कम। रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो ओनली 14% जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, और अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 19% पॉपुलेशन ऐसे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है, यानी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पर खर्च करते हैं कि लेट से कि अगर कोई बीमारी हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कवरेज है वो उनको मनी प्रोवाइड करेगा ताकि वो अपना इलाज करवा सके, इसी को कहते हैं ना हेल्थ इंश्योरेंस। उसके बाद आपका सोर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर, तो इसमें क्या बहुत कही जा रही है कि जो आपका रूरल हाउस होल्ड है वो प्राइमरली अपने हाउस होल्ड इनकम या फिर जो सेविंग्स उनके पास होते हैं उन पर डिपेंडेंट है। अगर उनको कोई बीमारी हो गई तो वो इनकम या फिर सेविंग से इलाज करवाएंगे, ठीक है। और या फिर बोरोइंग करना पड़ता है उनको, बिकॉज उनके पास तो उतने पैसे होते नहीं है ना कि वो जो है पूरा खर्चा बेयर कर सके फ्रॉम देयर सेविंग, तो अल्टीमेटली उनको बोरो भी करना पड़ता है। और अर्बन हाउस होल्ड के लिए यही आपका डाटा 84% है, और अर्बन ये जो आपका 9% है, ठीक है। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो ये देख सकते हो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ 2019 में बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जो आपका 1990 से 2018 के बीच लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसमें आपका 11.6% की बढ़ोतरी हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कितने साल तक जी सकेगा, उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो जो आपका 1990 से 2018 के बीच 11.6 ईयर्स का एडिशनल इंक्रीमेंट हुआ। ये एडिशनल इंक्रीमेंट है, यानी कि लेट से कि अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 ईयर्स की होती है आपका 1990 में, एग्जाम्पल बोल रहे हैं, वैसे तो इससे भी कम होती थी, तो 2018 में उसमें और 11 साल जोड़ दो, ठीक है, तो वो आपका टोटल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें चाइल्ड हेल्थ की, तो जाहिर सी बात है आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट सब डिक्लाइन हुआ है, डाटा पढ़ लेना, ठीक है, एक दो डाटा याद रखो। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आप देख लो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है, वो बच्चे जिनकी उम्र लेस देन 1 साल है और उनकी डेथ हो जाती है पर 1000 लाइव बर्थ, तो उसी को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये आपका डिक्लाइन हुआ है, आप देख सकते हो अच्छा खासा अचीवमेंट हुआ है इसमें, ये ध्यान रखना है, ये आपको डाटा कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाएंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। 89 हुआ करता था, आप समझ रहे हो, 89 जो कि आपका 1990 में, और ये घटकर आपका 28 आया है। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो बच्चे की जिंदगी को बचाने में कारगर साबित हुआ है, ठीक है। उसके बाद न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट। न्यू नेटल में क्या होता है, जो डेथ ऑफ चिल्ड्रन हो जाती हैं जिनकी उम्र लेस देन 1 मंथ, यानी कि जन्म हुआ बच्चों का और 1 महीने के भीतर भीतर उनकी जान चली गई, तो ऐसे मोर्टेलिटी केस को हम नियो नेटल कहते हैं। और जो नियो नेटल मोर्टेलिटी रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है, आप देखो 1990 में 57 था और अभी घटकर 22 हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज 22 या फिर ये जो आपका 28 ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है, ठीक है, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। उसके बाद वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, ठीक है, आपको पता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया जाता है हमारे देश में, ठीक है, जिसके तहत फ्री वैक्सीनेशन दी जाती हैं, जैसे आपका VCG है, ठीक है, या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद जिंदगी की आपने भी सुना होगा, ठीक है।
तो ये बात है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ से निकल कर आ रहा है, आप यहाँ देखिए, 2 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रेन, यानी कि अप्रोक्स 40% चिल्ड्रेन वो अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। यानी कि लेट से कि उनको पूरा जो आपका डोज होता है कि 5 साल के अंदर आपको 2 या 3 वैक्सीन ले लेने हैं, ठीक है, तो पता चला कि 40% जो है वो अपने डोज को ही कंप्लीट नहीं करते हैं, तो वो भी एक चैलेंज है। तो ऐसे में क्या होगी, आगे चलकर उनको इन्फेक्शन या बीमारियां हो सकती है। तो ये सब बात है। जैसे कोविड में ही आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ने पहला डोज लगाया, दूसरा डोज नहीं लगाया। तो इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है, ठीक है। और ये स्टेट वाइज वेरी कर सकता है, जैसे आप देख लो मणिपुर में 75%, ठीक है। ये सब बात है। मैटरनल हेल्थ की बात करें तो मैटरनल हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है आपका इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। पहले क्या होता था, या फिर रूरल एरियाज में अभी भी कहीं कहीं पर जो आपके बच्चे हैं उनको घर में ही डिलीवरी करवा दी जाती थी। आप समझो मैटरनल हेल्थ पर कितना ज़्यादा असर पड़ता होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों के हेल्थ पर, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे ये इम्प्रूव हो रहा है। अभी आप देख सकते हो रूरल एरियाज में, और ये डाटा याद रखना है आपको, अबाउट 90% चाइल्ड बर्थ वेर इंस्टीट्यूशनल, यानी कि या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होती है, और अर्बन एरियाज में 96% है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। और ये सब भी कहीं ना कहीं जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है, मैटरनल मोर्टेलिटी है, उसको कम करने में मदद किया है कि नहीं, आप एग्री करते होगे इससे। तो ये बात है। उसके बाद आप देख लो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में बेसिकली वही है कि जो मैटरनल डेथ, माओ की जो मृत्यु हो जाती है पर लाख लाइव बर्थ, यहाँ पर ध्यान रखना है, पर लाख लाइव बर्थ, तो उसको हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन और भी सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे आप देख सकते हो 2014 से 16 के बीच 130 था, और 2015 से 17 के बीच 122 था। तो आप समझ सकते हो बच्चे जन्म लेने के बाद बहुत सारी माएँ ऐसी होती है जिनकी डेथ हो जाती है, जो अपने बच्चे से दूर हो जाती हैं। और कोई भी बच्चा, आप समझो, जिनकी माँ नहीं है, कितना ज़्यादा असर करता होगा उनको इमोशनली, मेंटली। तो ये सब बातें हैं जो बच्चों के भविष्य को अफेक्ट करती है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। उसके बाद देखो यहाँ पर डिजीज के एलिमेंट्स की बात करें तो अप्रोक्स 31% जो हॉस्पिटलाइज केस आते हैं वो इन्फेक्शियस डिजीजेज के होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आपको पता है कि भाई साहब जो फैलते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कोविड-19 आपने देखा। उसके बाद आपका इंजरीज यानी चोट वोट पहुंचना बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट कुछ भी। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट रिलेटेड। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अराउंड 9%। तो ये ध्यान रखना है, इन्फेक्शियस डिजीज वाला याद रखिए बस। यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, क्या सारे डाटा याद रखने हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ याद रखिए। हेल्थ एक्सपेंडिचर के ऊपर जो आपका जीडीपी का 1.6% जो एक्सपेंडिचर होता है वो याद रखना है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर याद रखिए, ठीक है। इंश्योरेंस कवरेज वाला भी याद रखिए, बिकॉज ये सब डायरेक्ट आपके आंसर्स में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इस पर आपको ध्यान रखना है कि अभी कितनी है भारत की, वो ध्यान रखनी है। और 1990 में कितनी थी, ठीक है, या फिर 1950 में कितनी थी, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि कितना ज़्यादा अचीवमेंट भारत ने किया है। उसी प्रकार से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ध्यान रखना है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, इसको नहीं भी ध्यान रखोगे तो चलेगा, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ध्यान रखनी है। वैक्सीनेशन, और जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ध्यान रखनी है। तो ये सब हमने देखा। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग द हेल्थ। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हेल्थ से रिलेटेड बातें कहता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही, आपको ही पता है कि संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आपको मिल जाएंगे जो हेल्थ से रिलेटेड बातें करती है। जैसे आपका डीपीएसपी की बात कर ले, डीपीएसपी में जो आर्टिकल 38 है, इसमें क्या बोला जाता है, द स्टेट शेल सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल
प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो वेलफेयर है वो प्रमोट होता है। उसके बाद 39 क्लाउज ई की बात कर ले तो इसमें क्या बोला गया है आप देख लो। द स्टेट टू मेक श्योर द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स, बिकॉज जब वर्कर्स के हेल्थ और स्ट्रेंथ ही नहीं रहेंगे तो फिर वर्कर्स की एफिशिएंसी प्रभावित होगी ना। तो एज वेल एज हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैन एंड वोमेन एंड द एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड। उसके बाद आर्टिकल 41 की बात करें तो इसमें बेसिकली स्टेट को ड्यूटी दी गई है कि वो पब्लिक असिस्टेंस देंगे अगर कोई व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है या फिर बीमार है या डिसेबलमेंट है। तभी आप देखते होंगे टीबी के लिए, यानी कि जो टीबी डिजीज है ना, और जो टीबी पेशेंट है उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, और ओल्ड एज के लिए एक प्रकार से ओल्ड एज पेंशन जैसी योजनाएं हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट के लिए बेरोजगारी भत्ता सुनते होंगे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट देते हैं। तो ये सब आपका डीपीएसपी के आधार पर है। उसके बाद आर्टिकल 42 आप देख लो, है ना, इसमें बेसिकली हेल्थ ऑफ इन्फेंट्स एंड मदर्स के प्रोटेक्शन की बात की गई है मैटरनल बेनिफिट के माध्यम से। तो मैटरनल बेनिफिट जो आपका 2017 में वो आया था स्कीम, है ना, तो वो भी आप देख लो किस प्रकार से डीपीएसपी की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करती है। उसके बाद आर्टिकल 47 देख लो आप। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट वो पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे, सिक्योर जस्टिस, ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क, एक्सटेंशन ऑफ सिकनेस, ओल्ड एज, डिसेबिलिटी एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। ठीक है, तो ये सब आप कंक्लूजन में लिखोगे। ये सब बढ़िया पॉइंट है कंक्लूजन में जोड़कर लिखने का कि हाँ डीपीएसपी, द प्रोविजंस गिवन इन द डीपीएसपी वो जो है आपका हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स एंड वेलबींग की बात करता है। तो जो गवर्नमेंट है उन्हें इस दिशा में और ज़्यादा आगे कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, सो दैट जो हमारे संविधान में दिए गए प्रोविजंस है वो सही से फुलफिल किए जा सके, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को लाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कंक्लूजन बना सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 48 ए देख लो आप। इसमें बेसिकली पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट की बात किया जाता है। तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हमारे संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद 11th एंड 12th शेड्यूल जो आपका म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत को ड्यूटी दिए गए हैं, है ना, इस शेड्यूल के तहत। तो इसमें आपका ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सब जो मैटर है वो आपका पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी डील करेगा, लाइक फैमिली वेलफेयर, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर। उसके बाद 7th शेड्यूल आप देख लो। इसमें आपका हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, और बहुत बार मांग चलती है कि इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए। तो एज ए सजेशन आप कभी लिख सकते हो, अगर आपको लिखने के लिए आता है हेल्थ के ऊपर। तो एक सजेशन होगा कि स्टेट, ये जो आपका हेल्थ अभी स्टेट सब्जेक्ट में है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाए, ताकि बोथ स्टेट एंड सेंटर टेक केयर कर सके हेल्थ केयर कंसर्न्स का अच्छे तरीके से विद कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट किया। ठीक है, अब चलते हैं जुडिशरी ने हेल्थ के ऊपर क्या बातें कही है। तो जुडिशरी की बात करें तो आपको पता है हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एज वेल एज लोअर कोर्ट्स हैं। तो टाइम टू टाइम ये हेल्थ से रिलेटेड मैटर्स पर अपने अपने जजमेंट सब देते रहती हैं। तो उस सेंस में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जो जुडिशरी है हमारा, उन्होंने राइट टू हेल्थ को एक प्रकार से इंटीग्रल पार्ट माना है अंडर आर्टिकल 21, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बिकॉज आपको ही पता है अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं रहेगी तो हमारा जो राइट टू लाइफ है वो कैसे इंश्योर हो सकेगा। ठीक है, तो ये बातें निकल कर आती है। तो इसीलिए राइट टू हेल्थ को एक प्रकार से इम्प्लॉयड फंडामेंटल राइट्स के रूप में स्टैब्लिश किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने परमानंद कटरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि जो भी डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में, उनकी प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी है कि जो भी वो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो अपने एक्सपर्टीज के साथ ऑफर करे। ठीक है, इन द सेंस कि वो पेशेंट के लाइफ को प्रोटेक्ट करे। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार डॉक्टर्स जिम्मेदारी लेने से भागते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जो पेशेंट की लाइफ है
वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। इसलिए ये आपका जजमेंट निकल कर आया था कि बेसिकली जो भी आपके डॉक्टर सब है उनके ऊपर प्रोफेशनल जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी सर्विसेज पूरे एक्सपर्टीज के साथ प्रोवाइड करे फॉर प्रोटेक्टिंग द लाइफ ऑफ ए पेशेंट। ये हमने देखा। उसके बाद चलते हैं आप कंक्लूजन का भी लेट से कि लिखना पड़ गया। तो कंक्लूजन का एक और तरीका है जो मैंने आपको बार बार बताया है, एसडीजी गोल को चिपका देना है, ठीक है। और भर भर के जो भारी भारी कीवर्ड होंगे जैसे इंक्लूसिव हेल्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, इंक्लूसिव जस्टिस, ये सब जो भारी भरकम शब्द है उसको भी चिपका देना है ताकि लगे कि हाँ आप जो है प्रोफेशनल तरीके से आप जो है आंसर राइटिंग कर रहे हो। तो ये बातें हैं। तो आपको ही पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन हेल्थ, तो जो आपका एसडीजी गोल 3 है वो बेसिकली हेल्थ की बात करता है जिसके तहत इंश्योर हेल्दी लाइफ्स एंड प्रमोट वेलबींग ऑफ ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है। एंड ये जो आपका एसडीजी डिक्लेरेशन है एम्फेसाइज करता है कि भाई साहब ओवरऑल हेल्थ गोल अचीव हो एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हो, यानी कि सभी को हेल्थ की सुविधाएं मौजूद हो, क्वालिटी हेल्थ केयर हो एंड नो वन मस्ट बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई पीछा ना रहे, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती है। उसके बाद चलते हैं क्या सोशल चैलेंजेज हैं हेल्थ केयर सेक्टर के। तो अगर हम बात करें चैलेंजेज की तो चैलेंजेज ही चैलेंजेज है अगर हम बात करें इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो पहला चैलेंज ये निकल कर आता है कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स वो सब अर्बन एरियाज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे में मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यानी कि आपको पता है ना 70% ऑफ द पॉपुलेशन वो आपके रूरल एरियाज में रिसाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली वो वंचित रह जाते हैं अच्छे अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज से, ठीक है। तो ये सब बात निकल कर आती। और दूसरा है आपका एम्फेसिस ऑन कल्चर मैटर, यानी कि जो हेल्थ सिस्टम है इंडिया की वो एक प्रकार से इम्पोर्टेड वेस्टर्न मॉडल्स पर है, ठीक है। यानी कि जो प्रिवेंटिव केयर है उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, ठीक है। रिहेबिलिटेट या फिर पब्लिक हेल्थ मेजर्स उन सब को नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसके कारण जो आपका डिजीज है वो कंट्रोल में नहीं आ पाती और अल्टीमेटली फिर वो व्यक्ति को असर करती है। उसके बाद हम चलते हैं इनएडिक्वेट आउटले फॉर हेल्थ, यानी कि फंड की कमी। ये तो बार बार हम बोलते हैं बहुत बड़ी इश्यू है, ठीक है। चाइना, यूएसए, यूके, इन सब से काफ़ी कम हम पब्लिक एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं। और अगर हम बात करें सोशल इनिक्वलिटी की तो सोशल इनिक्वलिटी भी देखने को मिलती है। सोशल इनिक्वलिटी इन द सेंस कि आप देखोगे सर्टेन रीजन में जो आपके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटी जो हेल्थ सर्विसेज है वो अच्छे हैं और फिर सर्टेन रीजन में वो बहुत ही पीछे हैं, ठीक है। जैसे रूरल, हिली या फिर रिमोट एरियाज, ठीक है। ये सब जो है अंडर सर्व्ड है। जबकि अर्बन एरियाज की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात करें, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड है। इवन व्हाट जहाँ पर SC ST के पॉपुलेशन रहते हैं, पुअर पीपल, वो सब भी कहीं ना कहीं मॉडर्न हेल्थ सर्विसेज की फैसिलिटीज नहीं एक्सेस कर पाते। तो आप देख लो ये सब इश्यू निकल कर आती है। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ मेडिकल पर्सनल, ये तो आपको पता ही है, डॉक्टर की कमी है ना, यानी कि लो डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो, ये सब बातें हैं। लो हॉस्पिटल बेड्स, ये सब इश्यू निकल कर आती है। और इसके बाद देखो एक डाटा दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि ये डाटा को आप लेटेस्ट ईयर से अपडेट करें। ये तो आपका 1999 से 2000 के बीच का डाटा है। बोला गया है कि जो आपका 1999 में है ओनली 5.5 डॉक्टर्स पर 10,000 पॉपुलेशन हुआ करते थे, जबकि एट द सेम टाइम यूएसए में आपका 25 हुआ करता है और चाइना में 20 हुआ करता था। तो मैं चाहता हूँ कि 1999 के बजाय आप लेटेस्ट यूज करो 2018, 19, 20 जो भी डाटा आपके पास अवेलेबल हो उसका, ताकि लगे कि हाँ करंट अफेयर्स से आप जुड़े हुए हो, ठीक है। उसके बाद मेडिकल रिसर्च, मेडिकल रिसर्च की बात करें तो इस पर और तेज़ी से फोकस की जानी चाहिए। वैसे तो फोकस चल रहा है लेकिन और तेज़ी से, जिस प्रकार से वर्ल्ड लेवल में डेवलपमेंट चल रहे हैं, रिसर्च चल रहे हैं, उस तेज़ी से हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स, वैक्सीन जो आपके ट्रॉपिकल डिजीज के लिए हैं उन सब को तैयार करना पड़ेगा। बिकॉज जब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डिजीज क्या होते हैं, ये बेसिकली नेग्लेक्टेड डिजीज होते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, खासकर MNC, वो क्या करते हैं ट्रॉपिकल डिजीज पर दवाइयाँ या फिर वैक्सीन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। क्यों प्रॉफिट नहीं हो पाएगा? क्योंकि
पहली बात तो ये कि जो आपके ट्रॉपिकल डिजीज होते हैं वो काफ़ी पुअरर कंट्रीज में देखने को मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि उनके पास, लोगों के पास इनकम नहीं होता, तो ये वैक्सीन या फिर जो दवाइयाँ हैं अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो इन कंपनीज की दवाइयाँ बिकेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसे में उनको प्रॉफिट होगा नहीं, तो फिर इस सब चीज़ों में रिसर्च या फिर दवाइयाँ बनाने की उनको एक प्रकार से सूझती नहीं है। ठीक है, ये सब बात है। उसके बाद एक्सपेंसिव हेल्थ सर्विसेज काफ़ी महंगी होती है, ये आपने सुना भी होगा, है ना। और यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अनुसार जो इंडिजीनियस पीपल है ना, जैसे ट्राइबल सब हो गए, कहीं ना कहीं उनमें हाई लेवल ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी के इश्यूज या फिर माल न्यूट्रिशन के इश्यूज या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज सब देखने को मिलते हैं, या फिर मलेरिया, ये सब जो ट्यूबरक्लोसिस, ये सब जो डिजीज आप देखते हो, है ना। इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है पैंडमिक से। और दूसरी बात ये कि ये जो आपके इंडिजीनियस पीपल्स है ना, प्रॉपर इलाज भी तो नहीं हो पाता। तो ये हमने देखा, तो एक प्रकार से इसी को अगर हम डायग्राम में सेट करके देखें तो सोशल चैलेंजेज ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर तो वही है, इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, एक्सपेंसिव हेल्थ केयर, है ना। जैसे हमने बोला था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा है, वही इश्यू घूमते रहेगी। बस आपको कीवर्ड याद रख लेने, एक एक डाटा याद रख लेने, बाकी आपकी कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, डॉक्टर, नर्स, ठीक है, टेक्नीशियंस, ऑपरेटर्स, पैथोलॉजी के जांच करने वाले सब जो होते हैं वो सब। उसके बाद देख लो प्रेवलेंस ऑफ, क्या है ये, क्रिकेटरी इन ट्राइबल पॉकेट्स, ये क्या है, अच्छा इसको देखते हैं। उसके बाद देख लो रूरल इंडिया को नेग्लेक्ट किया जाता है, जबकि रूरल इंडिया में 70% पॉपुलेशन रिसाइड करते हैं। उसके बाद कल्चरल मेडिसिन पर ज़्यादा फोकस है। उसके बाद इनएडिक्वेट बजट आउटले, यानी कि काफ़ी कम खर्च किए जाते हैं। उसके बाद पुअर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, ठीक है, पुअर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन मैंने आपको बताया था 40% पॉपुलेशन जो है आपका वो इंश्योरेंस लिए हुए है। ठीक है, और वो भी वेरी करता है आपका स्टेट टू स्टेट, है ना। जैसे आपके स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पेनिट्रेशन और भी कम होगा। उसके बाद पुअर मेडिकल रिसर्च एंड इनोवेशन, ये सब कुछ इश्यू निकल कर आती हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, तो प्रिवेंटिव केयर को इनेबल करिए ताकि बीमारी फैले ही नहीं, तो सैनिटेशन ये सब पर फोकस किया जाना चाहिए, है ना। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको स्ट्रेंथन करिए, ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर को स्ट्रेंथन करिए, ताकि अगर कोई बीमारी आपका यहाँ इलाज हो जाती है तो फिर वो बढ़ेगी नहीं, और अल्टीमेटली जो बर्डन है वो भी नहीं बढ़ेगा। उसके बाद बिहेवियरल चेंज लाइए, ठीक है, राइट स्लीप, राइट ईट। आजकल के जो फास्ट फूड वाले ट्रेंड चल चुके हैं, हर एक रोड पर आप देखोगे फास्ट फूड का ठेला लगा रहता है, और जो व्यक्ति इसे को खाते हैं तो एक प्रकार से शरीर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करता है ना। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से क्या होगा कि जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कोऑपरेट कर सकेंगे, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम्स पूरे देश में इस्टेब्लिश हो सकेगा। ठीक है, ये बात है। और हर एक राज्य में अगर हेल्थ केयर स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आप समझिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, बिकॉज हेल्थ उनको केयर प्रोवाइड कर देगी, एजुकेशन उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देंगी, एक प्रकार से क्रिएटिविटी, इनोवेशन प्रोवाइड कर देंगे, और आराम से वो खुद इंडिपेंडेंट तरीके से जो आपका एम्प्लॉयमेंट है वो ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में। ये बात है। उसके बाद मोर फंडिंग, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जाए, अभी तो काफ़ी कम है। ऐसे सजेस्ट किया गया था कि 2.5% तो मिनिमम अभी के लिए खर्च करिए, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है। उसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है कि जो आपका न्यूट्रिशन, वाटर, सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वॉश कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, ये आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटीज का कोर फंक्शन होना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे ताकि बीमारी ना फैले, इन्फेक्शन ना फैले, ठीक है। और नोडल हेल्थ एजेंसी क्रिएट करने की बात की गई है जो ऑटोमस हो, एंड उनको फंक्शंस दी जाए, एम्पावर की जाए कि वो पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो सजेस्ट की गई हैं। तो होप यहाँ तक हमने आपको कंप्लीट करवाया तेज़ी से, ज़्यादा टाइम ना लिया।
अब चलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, लेट्स मूव टू दैट टॉपिक। ठीक है, अगर आपको थोड़ा प्यास व्यास लग रहा था, पानी वानी पी के आइए, फिर से लेक्चर सुनिए आराम से मजे से, कोई दिक्कत नहीं, बस कहानी सुनना है, समझना है और जाके आंसर्स में छाप देने। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेंटल हेल्थ एंड एसोसिएटेड इशू। देखो, ये ट्रेंड आप लोग भी सुन रहे होंगे कि धीरे धीरे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज सब है वो युवा में या फिर जो व्यक्ति में वो बढ़ते जा रही हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहा है। बात यह है कि इट इज़ ए मेंटल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यू है ये, और कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति की इफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी सब प्रभावित होती है। और यूँ कह सकते हो कि इसके कारण जो आपका रिलेशनशिप, बिहेवियर, ये सब प्रभावित होता है। तो अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ एंड इंडिया से रिलेटेड, तो डब्ल्यू के डाटा के अनुसार, ये डाटा आपको याद रखनी है, ओवर 90 मिलियन इंडियंस, 90 मिलियन मतलब समझते हो 9 करोड़ इंडियंस, या फिर 7.5% ऑफ द पॉपुलेशन, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को सफ़र करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप हमें बताइए कि आखिरकार इतनी ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यू क्यों निकल कर आ रही है। ठीक है, और धीरे धीरे ये केसेस, ये इंसिडेंट्स तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर रोजगार की इश्यू होती, दिक्कतें होती, तो आप समझने की कोशिश करिए कि पहले के समय में अगर हम जाएं, तो पहले कहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी होती थी। ठीक है, तो आखिरकार क्या मेंटल हेल्थ इश्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, या फिर और भी कुछ बड़ी बात है। जैसे आपने सुना भी होगा कैफी कॉफी डे के जो फाउंडर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में भी सुना होगा, और फिर आपने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स निकल कर आते हैं जो इस बात को एक प्रकार से डिस्कार्ड करते हैं कि सिर्फ बेटर इनकम की चाह या फिर एम्प्लॉयमेंट की चाह जो है वो मेंटल इश्यू का कारण बनती है। तो ये सब बात है। तो अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को, आप यहाँ देखो, फैक्ट एंड फिगर्स से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ नॉन फेटल डिजीज बर्डन इन इंडिया। कैसे? 1 in every 7 इंडियन, यानी कि 7 में से 1 भारतीय मेंटल हेल्थ इश्यू से प्रभावित हुए हैं। ये आपका 2017 की बात है। ठीक है, और जो प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन है मेंटल हेल्थ का टू द टोटल डिजीज बर्डन, यानी कि जो टोटल डिजीज बर्डन है, ठीक है, उसमें से जो आपका मेंटल हेल्थ डिजीज का प्रोपोर्शनल कंट्रीब्यूशन है वो आपका लगभग डबल हुआ है सिंस 1990। और सुसाइड एक लीडिंग काउज हो रहा है डेथ का एमंग द यंग पीपल। तो सुसाइड से आपका क्या कारण होता है? मेंटल फियर। ठीक है, मेंटल फियर कारण होता है। इसको मैंने शुरुआत में ही बताया था, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। व्हेन वी टॉक अबाउट मेंटल फियर, एक प्रकार से हम इमेजिनेशन में जीने लगते हैं, है ना। यानी कि कोई भी इश्यू आया, कोई भी डर आया, उसका जब हम एक्सट्रीमली माइंड पर लेने लग जाते हैं, तो वो जो है आपका एक प्रकार से डर बना देता है, डर बिठा देता है व्यक्ति के अंदर। और वो फिर आगे की पॉजिटिव बातें, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आगे का जो प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर है उसको सोचने में दिक्कतें महसूस करता है। तो अगर व्यक्ति समझ जाए कि भाई साहब ये सब माइंड के द्वारा क्रिएट की गई एक प्रकार से झूठी तस्वीर है, जो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाएगी अगर हम एक बार इन सब चीज़ों को समझ जाएं, तो आराम से ये मेंटल इश्यू, मेंटल हेल्थ से बाहर निकला जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है कि हम कितने समय तक कोई भी मेंटल इश्यू को, या फिर कोई भी ऐसा इश्यू जो हमारे दिमाग में चल रही है उसको कितने समय तक आगे लेकर जाते हैं, या फिर उसको जल्द से जल्द उसको हम वहीं पे रख देते हैं। बिकॉज ये कोई दवाई से तो ठीक नहीं होती है। ये आपका इनर स्ट्रेंथ जब बनेगा, इनर कॉन्फिडेंस जब बनता है, तब ये सब इश्यू जो है आपकी साइडलाइन हो जाती है। तो अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ मेंटल हेल्थ इन इंडिया, तो पहली बात तो WHO एस्टिमेशन की बात करते हैं। देखो आप, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट बाय द WHO, मेंटल इलनेस मेक्स अप 15% ऑफ द टोटल डिजीज कंडीशंस अराउंड द वर्ल्ड। ये अराउंड द वर्ल्ड की बात हो रही है। और
WHO ने तो इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री, आप सोचो कितनी खराब लगती होगी ना। इतना ज़्यादा युवा पॉपुलेशन है, ठीक है, इतना अच्छा फैमिली इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, एक प्रकार से सोशल इंस्टीट्यूशंस है, फिर भी इस प्रकार की जो टैगलाइन भारत को मिल जाती है। फिर अभी आपने देखा होगा जो आपका हंगर इंडेक्स है, उन सब चीज़ों को आप देखो, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं हम इंडिया की मेंटल हिस्ट्री की बात करें, तो ये डाटा दिया गया है कि बिटवीन 1990 से 2017 1 in 7 पीपल फ्रॉम इंडिया हैव सफर्ड फ्रॉम मेंटल इलनेस रेंजिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एज वेल एज स्किज़ोफ्रेनिया, ये आपका मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ एपिडेमिक को ही रिप्रेजेंट करता है, ये सब बात है। और भी डाटा है, कितना डाटा याद रखोगे। चलो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ की कि क्या अहमियत होती है, तो अहमियत ही अहमियत होती है, बिकॉज जो आपका इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ है ना, वो आपके थॉट्स को इम्पेक्ट करता है, बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है, इमोशंस को इम्पेक्ट करता है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, ठीक है, तो आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव थॉट्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हो कि अचीवमेंट करने के प्लान सब निकल कर आते हैं, है कि नहीं है। इसलिए मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी व्यक्ति की होनी ही चाहिए। उसके बाद देख लो प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है, बिकॉज अगर आप इमोशनली हेल्दी हैं तो प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिवनेस अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर माइंड में कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है तो जाहिर सी बात है वो अफेक्ट करता है आपके वर्क को, आपके प्रोडक्टिविटी को। साथ ही साथ हेल्दी रिलेशनशिप के लिए भी कह सकते हो कि हेल्दी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। अलॉन्ग विथ ये आपका डे टू डे बिहेवियर को इम्पेक्ट करता है ना, चाहे वो साइकोलॉजिकल, इमोशनल या फिर सोशल बीइंग हो। और अल्टीमेटली ये आपका इम्पैक्ट करता है कि व्हाट वी थिंक, फील, बिहेव। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये तो है ही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है। एंड द सोशल एंड इकोनॉमिक कोस्ट, तो इन सब इश्यू के कारण जो सोशल एंड इकोनॉमिक कोस्ट निकल कर आती है, जैसे आप देख रहे हो जो बर्डन है डिजीज के, है ना, वो बढ़ रहे हैं। एंड उसके कारण जो आपका ट्रीटमेंट सबके जो आपके डेवलपमेंट सब हो रहे हैं, तो ये है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सोशल कॉस्ट आप समझ सकते हो परिवार पर क्या बीतती होगी, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट यूँ कर सकते हो कि जो आपका ट्रीटमेंट सब है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होता है, लॉन्ग टर्म की डिमांड करता है टू रिकवर, ये सब बात है। और अगर हम बात करें रीज़न फॉर डिजनरेटिंग मेंटल हेल्थ, तो क्या कारण है, तो पहली बात अवेयरनेस की कमी, ठीक है। बिकॉज हमारे पास अवेयरनेस नहीं होती है, कोई इश्यू आई, अब उस इश्यू को हम इतना ज़्यादा एलोबरेट करके माइंड को रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि माइंड जो है उस पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हमें उस इश्यू से बाहर निकलने का एक प्रकार से मौका ही नहीं देती, और हम ट्रैप में फंस जाते हैं। जबकि आप भी ऑब्जर्व करते रहते होगे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई होगी, लेकिन आप सब उससे रिकवर कर गए, तो क्या था, ट्रैप ही था ना। जब वो प्रॉब्लम आई होगी तो आपको लग रहा होगा क्या करे क्या ना करे, लेकिन जब आप उससे निकल गए तो आपको लग रहा होगा, पीछे मुड़कर आप देख रहे होगे तो लग रहा होगा कितनी अशांति है, ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इसी एंगल से आपको देखना है, हर प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है, हर मेंटल इश्यू का यही सॉल्यूशन है, अवेयरनेस। लुक कि आप ट्रैप में ना फंसो, आप वेल अवेयर रहो। जैसे कभी कभी ये होता है, जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन खुद में एक काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग प्रिपरेशन होता है। तो बहुत सारे लोग जो हैं, नॉर्मल सी बात है, वो डिप्रेस फील करते हैं रिगार्डिंग द फ्यूचर्स अनसर्टेनिटी। लेकिन आप ही सोचो कि क्या हमें अनसर्टेन होने की ज़रूरत है क्या, ठीक है। क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज की कमी है क्या, एक बार आप खुद सोच के देखना, हर एक एंगल से सोच के देखना, हर एक डायमेंशन में आपको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। बस ये होता है हमारे साथ कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, बाकी अदर चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई एग्जामिनेशन की प्रिपेयर करते हैं तो एक प्रकार से वही हमारे लिए सच्चाई बन जाती है, तो बाकी अदर जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब दिखना बंद हो जाती है। तो एक प्रकार से
एलोबरेट माइंड की थिंकिंग रखने की जरूरत है कि भाई साहब अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी, आंख खोल कर देखते हैं। तो इससे क्या होगा कि फेयर नहीं लगेगा, करेजियस रहोगे तो दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्टिग्मा कंसर्न। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के इश्यू को झेलते हैं, स्टिग्मा अटैच रहता है कि भाई साहब अगर हम बोलेंगे, डिस्क्लोज करेंगे तो क्या सोसाइटी क्रिटिसाइज करेगी, ये सब है। उसके बाद विस्कस साइकिल ऑफ शेम। तो ये बात है शेम, यानी कि आइसोलेशन फील करता है पेशेंट, ठीक है, लोग इंटरेक्ट नहीं करते उनसे। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की कमी, यानी कि डॉक्टर सबकी, जैसे आप देख सकते हो फॉर एवरी 1 लाख पेशेंट जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर को फेस करते हैं, उसमें से सिर्फ 0.301 साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग कितना ज़्यादा इशू है? 0.301 साइकेट्रिस्ट एंड 0.47 साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो ये सब बात है। उसके बाद ट्रीटमेंट गैप है। ट्रीटमेंट गैप में कह सकते हो कि जो व्यक्ति है ना वो खुद ही इनिशिएटिव नहीं लेता टू कंसल्ट द डॉक्टर। जैसे यहाँ पर देखिए 92% ऑफ द पीपल हु नीड मेंटल हेल्थ केयर ट्रीटमेंट डू नॉट एक्सेस टू एनी फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ केयर, एक्सेस ही नहीं करते। तो फिर बीमारियों का पता कैसे चलेगा, बीमारियों का इलाज कैसे होगा। उसके बाद देखो इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस। इकोनॉमिक बर्डन और मेंटल इलनेस, यानी कि अगर कोई मेंटल इलनेस फेस कर रहा है तो उसके लिए इकोनॉमिक बर्डन भी होगा, और उसके लिए है यानी कि देश के लिए भी इकोनॉमिक बर्डन होगा, बिकॉज एक प्रकार से प्रोडक्टिव वर्कफोर्स प्रभावित होता है इससे। और पहली बात तो ये कि इस सब की ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलता है, और दूसरी बात ये कि कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इनडायरेक्ट कॉस्ट, जैसे आपका केयर गिवर रखना होगा, है ना, सोशल आइसोलेशन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, ये सब है। उसके बाद वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसके बाद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं, अनक्लीन टॉयलेट, स्लीपिंग एरियाज आर नॉट क्लियर, ये सब ह्यूमन राइट्स सबको वायलेट करता है, दैट वायलेट द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ये बात है। तो वे फॉरवर्ड में क्या है, तो स्टिग्मा एंड अवेयरनेस, स्टिग्मा से दूर रहिए, अवेयरनेस आपका अल्टीमेट इलाज है, क्योंकि मेंटल इश्यूज का इलाज अवेयरनेस ही है। आप जब सच्चाई के प्रति वेल अवेयर हो जाते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, ठीक है, जब अंधकार से उजाले की तरफ जाते हो, उसी को अवेयरनेस कहते हैं, उसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। उसके बाद डब्ल्यूएचओ का व्यू क्या है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर ग्लोबल कम्युनिटी डज नॉट एक्ट अर्जेंटली बाय 2030 डिप्रेशन विल बी द लीडिंग इलनेस ग्लोबली। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट की बात की जाती है, सो दैट पहले से ही प्रॉपर इलाज होना शुरू हो जाए, रदर की वो जो आपका प्रॉब्लम है और ज़्यादा ब्रॉडर डाइवर्स होने लगे। उसके बाद डी स्टिग्मेटाइजेशन करना ज़रूरी है इश्यू को, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। और जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको स्टेप लेने पड़ेंगे कि जो आपका ये मेंटल हेल्थ का इश्यू है ना, वो स्टिग्मेटाइजेशन ना होना चाहिए, बल्कि डी स्टिग्मेटाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पर जो व्यक्ति है वो खुलकर अपनी प्रॉब्लम रख सके, है ना, डॉक्टर्स के पास या फिर सोसाइटी में, और सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज नहीं करे, उसको सेंसिटिव तरीके से हैंडल करे। और वैसे बहुत सारे केसेस जो मेंटल हेल्थ के हैं जिन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है, जिन्होंने इन डिजीज से रिकवर किया है, तो वो अपने स्टोरीज बता सकते हैं, ठीक है, मीडिया कैंपेन के माध्यम से। तो ऐसे में क्या होगा, अदर लोगों को भी बेनिफिट पहुंचेगा। उसके बाद कम्युनिटी अप्रोच, जैसे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को डिप्लॉय किया जाए जो ट्रेनिंग एंड सुपरविजन करेंगे, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जहाँ भी जरूरी होगा जिस भी लोगों को, तो वो किया जा सकता है। उसके बाद इंक्रीज फंडिंग, फंडिंग बढ़ाया जाए, ये तो है ही है। उसके बाद स्कोप को ब्रोडन किया जाए, यानी कि जो मेंटल हेल्थ केयर है इसमें डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया जाए, स्ट्रेटजीज, यूनिक स्ट्रेटजीज इंक्लूड किया जाए जो वर्क करे, न कि आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स या फिर डॉक्टर डायग्नोसिस ड्रग्स पर ही सिर्फ आधारित हो। इससे बियॉन्ड भी एक्सप्लोर किया जा सकता है मेंटल इश्यू को डील करने के लिए। उसके बाद डिजिटल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव, जैसे आपने भी देखा होगा कोविड-19 के दौरान बहुत सारे फ़ोन नंबर्स सब जारी किए गए थे, डिजिटल कंसल्टेशन सब हुआ था, ताकि जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है व्यक्ति का बना रहे। अलॉन्ग विथ टेलीमेडिसिन देख लो आप, इनिशिएटिव लाइक स्किज़ोफ्रेनिया रिसर्च इंडिया, मोबाइल बस क्लिनिक जो आपके एनजीओ के द्वारा चलाया जाता है, तो ये सब कुछ है। तो कंक्लूजन में वही बोला जाता है कि प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट आर बेस्ड ऑन एविडेंस बेस्ड अप्रोचेज एज वेल एज
इंगेज मीडिया जो अवेयरनेस जनरेट करे, जो सक्सेस स्टोरी को शेयर करे, जो मेंटल इलनेस से बाहर निकल कर आई हैं, along with vibrant educational system and responsive industry, aggressive utilization of newer technology and crowdsourcing वो हेल्प करेगा टू डिस्पेल द मेंटल इलनेस। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, भर भर के वर्ड इसमें दिया गया है, तो कंक्लूजन यहाँ से लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये हमने कवर कर दिया मेंटल इश्यू वाले टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से नए लेक्चर सीरीज के साथ। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करने वाले वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, बिकॉज ज़्यादा अगर करेंगे तो फिर लोड बढ़ जाएगा, तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये लेक्चर सीरीज जरूर बताना, शेयर करना फ्रेंड सर्कल के बीच। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे माय डियर फैमिली।